अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद आवर बायोलॉजी लेक्चर्स। आज हम कनेक्टिव टिश्यू को आगे बढ़ाते हुए हमने इससे पहले जो लेक्चर दिया था कनेक्टिव टिश्यू पे, उसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर डिस्कस किया था। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, पहला पार्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो आज पढ़ेंगे हम, और तीसरा जो है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बोन और कार्टिलेज वगैरह। ठीक है, तो वो स्केलेटल टिश्यू है। स्केलेटल टिश्यू को उठाने से पहले आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है ब्लड। आपको पता है, सबसे पहली बात ये है, पहला पॉइंट जिस पे लिखेंगे, पहले थोड़ा बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो ऐसे लिखेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसको मस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। is a type of tissue having liquid या fluid having liquid matrix in which cells and other थिंग्स आर एम्बेडेड। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। ये ऐसा टिश्यू होता है, हमने पिछली बार पढ़ा है मैट्रिक्स वगैरह के बारे में। तो ऐसा टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स जो है, ग्राउंड सबस्टेंस जो है, वो बिल्कुल लिक्विड होती है और ये पूरी बॉडी में फैला होता है। इट कनेक्ट्स या इट सर्कुलेट्स इन द होल बॉडी to connect various cells and tissues। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होती है। इंटरसेलुलर स्पेस आर लार्ज। ये दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी डिवाइडेड into 2 parts। एक कलर्ड पार्ट है जिसको ब्लड बोलते हैं, और एक कलरलेस होता है जिससे हम लिम्फ बोलते हैं। ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लूइड करता है, ब्लड वेसल्स में, और लिम्फ जो है ये वेसल्स के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्क्यूलर मटेरियल होता है उसमें फ्लो करता है, जो गैप्स होती हैं वेसल्स के बाहर जो गैप होती है। तो आज हम ब्लड पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो ब्लड के बारे में सबसे पहली बात, इट इज़ रेड कलर्ड, लाल रंग का होता है, स्टिकी, थोड़ा चिपचिपा होता है, स्टिक होता है। रेड कलर्ड स्टिकी फ्लूइड, पानी से थोड़ा भारी, हेवियर देन वाटर। With a slightly alkaline pH of 7.4। ये इसके बारे में कुछ स्टार्टिंग पॉइंट से ब्लड क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, इट फॉर्म्स 6 to 10% ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी जो हमारा बॉडी वेट है उसका 6 to 10% जो है वो ब्लड की वजह से होता है। उसका मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ब्लड जो है वो 5 से 6.5 किलो के आसपास होगा। 5 kg से लेके 6.5 किलो के आसपास होगा ब्लड। अच्छा, इसमें हम बोल सकते हैं इट कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ब्लड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका लिक्विड, जो एक्सक्लूसिवली लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा, और दूसरा इसके कार्पस सेल्स या फॉर्मल एलिमेंट्स। प्लाज्मा एंड कार्पस सेल्स, या सेल्स बोलो, ब्लड सेल्स।
ब्लड सेल्स बोलो या ब्लड कॉर्पसेल्स बोलो, तो इस तरह से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये इसको फॉर्मड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, फॉर्मड एलिमेंट्स। तो कोई कोई बुक ये टर्म यूज़ करती है, ठीक है। अगर आप कोई बड़ी बुक देखोगे, जैसे गैटन हॉल है, वो फॉर्मल एलिमेंट्स लिखता है इसको, या जो नीट वगैरह की जूलॉजी जाती है उसमें फॉर्मल एलिमेंट लिखते हैं। तो फॉर्मल एलिमेंट लिखा हो या ब्लड कॉर्पसेल्स लिखा हो, एक ही बात है। और प्लाज्मा है, ठीक है। तो पहले हम इतना स्टडी करेंगे। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि लंबा वीडियो होते ही आप लोग बोर हो जाते हो। तो सबसे पहले हम ब्लड जो है इसमें प्लाज्मा उठाएंगे। प्लाज्मा जो है इट इज़ द लिक्विड एंड कलरलेस, या इसको लिख सकते हो आप ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड जो है अगर उसमें ये लाल कलर जो है अगर ये हट जाएगा सारी सेल्स के बगैर, जो ब्लड पीछे रह जाएगा। सपोज हम किसी तरह से ब्लड में से सारी सेल्स को अलग करेंगे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, सबको अलग करेंगे, तो उसके बाद जो नॉन स्टिकी मटेरियल बच जाएगा वहाँ पे, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो वाइटिश फ्लूइड होता है, पस जैसा होता है, तो थोड़ा वाइटिश फ्लूइड, ज़्यादा वाइट नहीं, थोड़ा वाइटिश फ्लूइड जो है, उस वाइटिश फ्लूइड को जो है वो प्लाज्मा कहेंगे हम, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है इसका कंपोजिशन सबसे ज़्यादा पानी होता है इसमें। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर। कितना पानी होगा इसमें? 90 to 92% पानी, बच गए सिर्फ कुछ 5-8% चीज़ें, ठीक है। तो उसमें आएंगे, तो जो बाकी 8% बचता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे ब्लड में, इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक साल्ट्स। इस तरह से ब्लड के ये मेन एलिमेंट होता है, प्रोटीन्स। तो ब्लड में पानी के बाद प्रोटीन्स जो है वो सबसे ज़्यादा है, ये अबाउट 6% प्रोटीन्स है। फिर 1 to 2% इनऑर्गेनिक साल्ट्स और 1 to 2% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? अब जो इसके प्रोटीन्स है, ठीक है, ये 6% प्रोटीन जो है, ये कोई कोई बुक इसको लिखती है इसे 6 to 8%, तो कोई मसला नहीं है, 6% हो सकते हैं, 7%, 8% तक हो सकते हैं ये। तो प्रोटीन जो है ये सबसे एसेंशियल पार्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन ब्लड में होता है वो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन जो है ये अबाउट 4% होता है। ये ब्लड के अंदर जो प्रोटीन उनके नाम बोल रहा हूँ मैं। एल्ब्यूमिन के बाद ग्लोबुलिन, ये भी एक प्रोटीन है, करीब करीब इतना होता है ये। उसके बाद फाइब्रिनोजिन, ये मेरे ख्याल से इतना होता है। तो ये परसेंटेज वेरी हो सकती है, तो इसका उतना इशू नहीं है। अच्छा, फिर है प्रोथ्रोम्बिन, ये बहुत कम होता है, सबसे कम यही होता है। परसेंटेज की बात नहीं है, बस आप क्वांटिटी की बात रखो कि सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन, उसके बाद ग्लोबुलिन, फिर फाइब्रिनोजिन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब आओ इनऑर्गेनिक साल्ट्स में। जो ब्लड की इनऑर्गेनिक साल्ट्स है उनमें सबसे ज़्यादा बोलेंगे इसमें होते हैं कार्बोनेट्स, CO3 वाली साल्ट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, फिर सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स ऑफ सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, आयरन है, ठीक है, मैग्नीशियम है।
अच्छा, जैसे पोटाशियम सल्फेट होगा, पोटाशियम फास्फेट हो सकता है, इसी तरह से आयरन सल्फेट हो सकता है। तो बहुत सारी साल्ट्स हो सकती है इन एलिमेंट्स की, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट्स है इनके सल्फेट्स और फास्फेट्स जो है वो होते हैं इसमें मौजूद। फिर ऑर्गेनिक जो है इसमें आएंगे वाइटामिन्स, ऑर्गेनिक पोर्शन में वाइटामिन्स है, एंजाइम्स है, यानी ब्लड में ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर होती हैं, प्लाज्मा में खासकर ना, वाइटामिन्स, एंजाइम्स और भी कई सारी चीज़ें आ सकती है, हार्मोन्स होते हैं इसमें। और क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे एमिनो एसिड्स हो गए, ठीक है, ये हार्मोन्स है, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं इसमें। हाँ, वेस्ट्स होंगे इसमें, वेस्ट्स जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक पोर्शन है, ये इनऑर्गेनिक पोर्शन है, और ये प्रोटीन्स वाला पोर्शन है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हर एक चीज़ का। प्रोटीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कोई ब्लड क्लॉटिंग, जैसे ये ब्लड अगर कहीं पे जख्म लगेगा तो उसको ब्लड को रोकने में मदद करता है, फिब्रिनोजन वगैरह, ठीक है। इस तरह एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये ब्लड का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आपने देखा होगा जिस भी इंसान में, खासकर औरतों में जिसमें थोड़ी खून की कमी होती है उसमें उसके स्वेल होते हैं हाथ पाँव, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो इन प्रोटीन्स की कमी की वजह से स्वेलिंग हो सकती है ऑर्गेनिज्म में। तो इनका फंक्शन अलग अलग हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपकी लेवल का नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लाज्मा हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ब्लड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम प्लाज्मा करता है, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ सम मटेरियल्स, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी, ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है ब्लड का, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंसेस, हाँ बैलेंस देखेंगे हम, बैलेंसेस ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, ठीक है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट्स अबाउट 2% of oxygen and 6 to 7% of कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ये जो गैस ट्रांसपोर्ट है वो सेल्स के अलावा थोड़ा बहुत ये भी कर लेता है प्लाज्मा भी। और लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट्स बॉडी वेस्ट्स फ्रॉम लिवर टू किडनी, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह जो है ये लिवर में बनता है, उसके बाद इन्हें किडनी तक ले जाने का काम जो है वो ब्लड प्लाज्मा करता है। अब प्लाज्मा पे इतना काफ़ी है, इसके फंक्शंस भी आ गए, इसका कंपोजिशन भी आ गया। तो और भी इसके कई कई फंक्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज फिर वो आपके स्टैंडर्ड से बाहर हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ब्लड के जो ब्लड सेल्स हैं या फॉर्मल एलिमेंट्स हैं ये 3 तरह के होते हैं। ब्लड सेल्स आर फॉर्मल एलिमेंट्स, ये 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्स, तो शॉर्टकट में इनको आरबीसीज बोलते हैं हम। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स, LUCO, ल्यूकोसाइट्स या इनको वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस्स बोलते हैं, WBCs। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड PLATs, ब्लड प्लेटलेट्स, इस तरह से। तो सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट्स पढ़ेंगे। इनका मैंने भी बोला दूसरा नाम RBCs, रेड ब्लड कॉर्पस्स या रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो हम मैमल्स की बात करेंगे। इन मैमल्स RBCs are disc shaped
बाइकन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जितने भी मैमल्स की बात कर रहे हैं हम, उनकी जो आरबीसीज हैं वो डिस्क शेपर हो सकती हैं या थोड़ा सर्कुलर लगती हैं एक साइड से, बाइकन्वेक्स होती है ऐसे। ऐसे बाइकन्वेक्स, ठीक है। और नॉन न्यूक्लियेट होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलिज जो है वो आरबीसीज में एब्सेंट होती है। हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो मैमल्स में एक्सेप्शन ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि सारे मैमल्स की जो आरबीसीज है वो नॉन न्यूक्लियेट होती है एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। कैमल और कैमल के ही तरह एक और एनिमल होता है, कैमल से छोटा होता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इसको लामा बोलते हैं। इन दो की आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। बाकी सारे जो मैमल्स हैं उनकी आरबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो ये दीज आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए कंजुगेटेड प्रोटीन होता है इनमें, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन, प्योर प्रोटीन नहीं होता है ये। कंजुगेटेड प्रोटीन नोन एज, ब्लड में एक तरह का प्रोटीन होता है, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। ये आप आगे जाकर समझ जाओगे इसका क्या मतलब है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा। इसमें यानी प्योर प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन के साथ एक और पार्ट भी जुड़ा हुआ होता है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो, तो इसीलिए इसको कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, सबने सुना होगा। यानी जो ये आरबीसीज हैं ये रेड कलर की होती है क्योंकि इनमें एक तरह का कंजुगेटेड प्रोटीन होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये पर्पल कलर का होता है। तो मैंने अभी आपको बोला हीमोग्लोबिन जो है, इसको लिख सकते हैं आपको, विच इज पर्पल colored having 4 heme groups attached to प्रोटीन ग्लोबिन। एक प्रोटीन ग्लोबिन के साथ 4 हीम ग्रुप्स जो है वो अटैच होते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हो द टोटल लाइफ ऑफ एन आरबीसीज 120 डेज। हम में यहाँ आरबीसी जो है वो 120 दिन के आसपास इनकी ज़िंदगी होती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है इसका लिख सकते हो आप, द हीमोग्लोबिन, हाँ लिखो, द हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड। तो ये ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन टिश्यूज तक ले जाते हैं और टिश्यूज में फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, इन ए नॉर्मल ह्यूमन मेल, एक मेल जो है नॉर्मल हेल्दी मेल जो है उसमें आरबीसी कितने होते हैं? इन नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन मेल कामा 5 to 5.5 million RBCs per cubic mm of blood, ठीक है। इन नॉर्मल ह्यूमन मेल ब्लड आर प्रेजेंट, इस तरह लिख सकते हो आप। फीमेल में थोड़ा कम होती है, बट इन फीमेल्स 4.5 to 5 million RBCs पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड मौजूद होती है।
ठीक है। तो फीमेल में थोड़ी कम होती है, मेल में थोड़ी ज़्यादा होती है, और ब्लड में ये सबसे ज़्यादा होती है आरबीसीज़ की। तो आरबीसी जो है मैंने अभी बोला इनमें हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, अब अगर इंक्रीज़ होगा, पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज़ प्रेजेंट इन 1 माइक्रो ऐसे माइक्रोमीटर आता है, मिलीलीटर नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, जितने भी आरबीसी मौजूद होते हैं 1 माइक्रो, ठीक है, माइक्रोलीटर आएगा। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट बोलते हैं इसको, कि 1 माइक्रोलीटर ब्लड में, बिकॉज इट इज लिक्विड इसीलिए लीटर आएगा, तो 1 माइक्रोलीटर ब्लड में कितने आरबीसी होंगे, वो उसकी काउंट हो गई, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेल्स में इतने, फीमेल्स में इतने। अगर इस लिमिट से ज़्यादा हो गया, व्हेन आरबीसीज इंक्रीज ओवर द टोटल काउंट, अगर नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो गया, इट इज कॉल्ड पॉलीसीमिया। लिखते सिथीमिया है, पढ़ते सीमिया है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसीमिया। अगर टोटल काउंट से डाउन हो जाएगी तो उसको बोलते हैं एनीमिया, इसी का अपोजिट। व्हेन आरबीसीज डिक्रीज ओवर द टोटल काउंट, इट इज कॉल्ड एनीमिया। अब यहाँ पे आप खुद लिख सकते हो इसको, टोटल वगैरह की क्या लिखा है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बनना जो है, एरिथ्रोसाइट्स का बनना जो है, आरबीसी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बोन मैरो वगैरह में जहाँ पे ये बनती है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप याद रखोगे। एक आरबीसी काउंट क्या होती है, कि 1 ml ब्लड जो है, माइक्रो लीटर ब्लड में कितनी आरबीसी मौजूद होंगी। उसके बाद उस लिमिट से ज़्यादा जब आरबीसी जाएंगी तो पॉलीसीमिया बोलेंगे, उस लिमिट से कम हो जाएंगी तो एनीमिया बोलेंगे। आरबीसी का बनना बोन मैरो में या और कहीं पे स्प्लीन में जहाँ पे ये बनेगी, तो उस बनने के तरीक़ों को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डब्ल्यूबीसीज़। अब नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज़। ये वाइट होती हैं, कलरलेस होती है। हाँ, पहले इनका फंक्शन आपको मैंने बोल दिया, आरबीसी जो है रेड कलर देती है ब्लड को। अच्छा, आरबीसी जो है ये गैसेस एक्सचेंज में काम करती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर ले जाना, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीसीज़ के, जो आप खुद लिख सकते हो। इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे हम, दीज आर एमीबॉइड, ठीक है, एमीबा जैसे, दीज आर एमीबॉइड। इनमें कोई पिगमेंट नहीं होती, ये वाइट कलर की इसीलिए नजर आती है, नॉन पिगमेंटेड, और इनमें न्यूक्लियस होता है न्यूक्लिएटेड, ठीक है। दीज आर एमीबॉइड, नॉन पिगमेंटेड, न्यूक्लिएटेड, ठीक है। एमीबॉइड के साथ ही राउंड भी हो सकती है, कोई राउंड भी हो सकती है। अच्छा, और ये आरबीसी से लार्जर इन साइज होती है। एमीबॉइड यहाँ पर लिख सकते हो आप, एमीबॉइड आर राउंड भी हो सकती है, ये इनकी शेप होती है। या एमीबॉइड होंगे या राउंड होंगे, नॉन पिगमेंटेड यानी ये वाइट कलर के होंगे, और न्यूक्लिएटेड सेल्स। दीज आर लार्जर देन आरबीसीज़। आरबीसीज़ थोड़ी बड़ी होती है, बट स्मॉलर इन नंबर, उनसे कम होती है, स्मॉलर इन नंबर, ऐसे आप बोल सकते हैं इसको। स्मॉलर नंबर मतलब 1:600, कि जहाँ 600 आरबीसी के पार्टिकल्स मिलेंगे ब्लड में, वहाँ पे एक डब्ल्यूबीसी का पार्टिकल मिलेगा, ठीक है। तो आरबीसीज़ डब्ल्यूबीसी से बहुत ज़्यादा है।
1 के बदले 600, ठीक है। जहाँ 1 WBC होगी तो वहाँ पे आपको उसके आसपास 600 RBCs मिलेंगी। तो इनका नंबर जो है वो RBC से बहुत कम होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ब्लड में, जैसे हमने भी बोला था वहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ WBCs प्रेजेंट इन 1 cubic mm ऑफ ब्लड, जिसे यहाँ पे मैंने बोला था, ठीक है, इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइट काउंट। ये वो थी एरिथ्रोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट। वो थी RBC काउंट या WBC, ये RBC या एरिथ्रोसाइट काउंट, और इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट काउंट, या इसको बोलते हैं हम ये WBC काउंट, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा कि आम इंसान जो है नॉर्मल WBC काउंट ranges from 5,000 to 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ये एक नॉर्मल इंसान में होता है। 1 क्यूबिक mm ब्लड में इतनी सारी WBC जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, अगर WBC ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर कम होगी तो उसको हम इसका उल्टा बोलेंगे, इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, ठीक है। इफ़ लिख सकते हो इसको, इफ द काउंट गोज बियॉन्ड नॉर्मल, अगर काउंट जो है नॉर्मल के बाहर जाएगी, यानी 10,000 से ज़्यादा अगर सेल्स बन गई इसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। जिसे यहाँ पे हमने RBC में देखा कि बढ़ जब जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसीमिया, ठीक है। तो अगर इस रेंज से कम हो जाएंगी, 4,000 से कम अगर हो जाएंगी तो इसको बोलते हैं हम ल्यूकोपीनिया। बट इफ काउंट गोज बिलो 4,000, ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है 5,000 का, ठीक है, इससे कम हो जाएंगी बिलो 4,000, इट्स कॉल्ड ल्यूकोपीनिया, ठीक है। तो इसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं कंडीशन को, इसी कंडीशन को। और जिस तरह से हमने एरिथ्रोपोइसिस लिखा, इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं ल्यूकोपोइसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ WBCs। इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। यहाँ पे हमने लिखा था एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ल्यूकोपोइसिस। अब और WBC जो है इनकी 2 क्लासेस हैं, 2 कैटेगरीज हैं। WBCs are of 2 types, granulocytes और एग्रेनुलोसाइट्स। जिन WBCs के अंदर ग्रेनुल टाइप होंगे, थोड़े छोटे छोटे ग्रेनुल नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप में, उनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, और जिनमें प्लेन नज़र आएगा उनको एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स जो है दे आर ऑफ 3 मोर टाइप्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और सिनोफिल्स। इस तरह से। और जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इनकी 2 ही टाइप्स होती है, तो उसमें आप कोड याद रख सकते हो, या इसको कुछ भी बना सकते हो। जैसे इस पे आप नियोबा बना सकते हो, NEOBA, नियोबा, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, इस तरह से आप बना सकते हो इसमें, या कुछ और अपने हिसाब से कोड बना सकते हो याद रखने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो नियोबा याद रख सकते हो।
ठीक है, ये न्यूट्रोफिल है, ये इसिनोफिल है, ये बेसोफिल है। इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दो कैटेगरीज है एग्रेनुसाइट्स में, ठीक है। फिर लिम्फोसाइट्स के अलग सेल टाइप से टी लिम्फोसाइट्स वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। हाँ, मोनोसाइट्स के बारे में याद रखो, लार्जेस्ट, ये इनमें सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट WBC। जो मोनोसाइट है वो लार्जेस्ट WBC है, ठीक है। और इनका काम क्या है, WBC या ल्यूकोसाइट्स का काम क्या है, WBCs फॉर्म द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे जिस्म में घुस जाएगा, जो भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ जाएगा, तो उसके अंदर से जो फाइट करते हैं, हमारे स्पाई की तरह जो काम करते हैं, फौजी की तरह जो काम करता है, वो WBC करते हैं। ये उस पार्टिकल को, अगर ये ऐसे वायरस घुस गया बॉडी में, तो ये जो WBCs है, ये यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चारों तरफ से इसको घेर कर वही ख़त्म कर देती है। अगर ये पार्टिकल ख़त्म नहीं हो पाया, अगर WBC हार गई, तो वो इन्फेक्शन, वो डिजीज़ हमें होगी। अगर WBC ने उसको ख़त्म किया, तो वो बीमारी हमें नहीं होगी। तो हमारे अंदर रोज़ बहुत सारे एंटीजन्स घुस जाते हैं ब्लड में, लेकिन WBC जो है वो उनका खुल के मुकाबला करती है और उनको ख़त्म कर देती है। अदरवाइज़ हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती थी। तो उसका मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, दैट इज़ मेड अप ऑफ WBCs। तो WBC जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, एक पॉइंट भूल गया मैं, इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो डिटरमाइन नहीं होता है, वो ये कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये किन हालात में रहती है। कोई नॉर्मल इनका वो नहीं होता है। और ये बनती कहाँ है, WBC जो है ये बनती है थाइमस में, स्प्लीन में वगैरह, ठीक है, बोन मैरो में। नंबर 3 जो है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट, दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ ब्लड। अभी तक हमने जितनी सेल्स पढ़ी, चाहे RBC पढ़ी, चाहे WBC पढ़ी, उनमें से सबसे छोटी जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स है, ठीक है। लिख सकते हो 2 to 3 माइक्रोमीटर इन साइज, ठीक है। ये भी होती है, ये भी किसी कलर की नहीं होती, ये कलरलेस होती है और ओवल इन शेप होती हैं। फॉरवर्ड फ्रॉम, बंद किससे जाती है, ये सेल्स जो हैं ये कट के निकल जाती हैं, ये टूट के निकल जाती हैं बोन मैरो में। एक तरह की सेल होती है जिनको हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। फॉर्म फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि ये बोन मैरो जो है उसकी जो मेगाकैरियोसाइट्स है, तो वहाँ पे एक तरह की सेल होती है जिसको मेगाकैरियोसाइट बोलते हैं, उनसे कट के निकल जाती हैं ये, ठीक है। फिर इनका नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आएगा कि इनमें ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये एक्चुअल यही सबसे अप्रोप्रिएट टर्म यहाँ पे हम कॉर्पस सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। These are non-nucleated and their count is 1.5 to 3.5 lakhs, ठीक है। तो ब्लड जो है उनमें ये 1.5 करोड़ से 3.5 करोड़ तक होती है, 5 lakhs, जैसे हमने बोला अभी तक, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। इस तरह आप इसको लिख सकते हो कि ब्लड जो है ये उसमें काफ़ी कम होती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, 1.5 to इतना होता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट आएगा, देयर लाइफ स्पेन रेंजेस फ्रॉम 1 week to 10 days।
ये 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहती है, कभी कभी ये 10 दिन तक जा सकती है, कि इनका एवरेज लाइफ पीरियड जो है वो 10 डेज़ है, बाकी यूजुअली 1 वीक के आसपास ज़िंदा रहती हैं। ठीक है, तो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कहीं भी ज़ख्म लगेगा तो उस ज़ख्म को, जैसे यहाँ पे अगर किसी आर्गन में ऐसे ज़ख्म लग गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है कि जो ये प्लेटलेट्स होती हैं ये आके इस ज़ख्म के इर्द गिर्द से जमा हो जाती है और फिर उस ज़ख्म को भर देती है, क्लोज कर देती है। ठीक है, ये एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है ब्लड क्लॉटिंग का, इस लेवल में आप नहीं पढ़ पाओगे। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग बाय रिलीजिंग एन एंजाइम, इंसानों की बात हो रही है, बाय रिलीजिंग एंजाइम नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम जो है रिलीज करके ये खून को रोकने में मदद करती है, ब्लड क्लॉट करने में मदद देती है। ठीक है, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड इनका ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। इस तरह से आपको ब्लड जो है इसके सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, सारे इसके एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्लड आप लिख सकते हो, बॉडी में क्या क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, अच्छा गैसेस, हार्मोन्स, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, कुछ भी जो बॉडी में इधर उधर हो जाता है ट्रांसपोर्ट, वो ये करते हैं, ब्लड करता है। नंबर एक और पार्ट, ब्लड जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ब्लड जो है ये बॉडी का प्रेशर मेंटेन रखता है, जो बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, तो और भी कई काम ब्लड करता है। तो ये छोटा क्वेश्चन है, आपको कहीं से मिलेगा ब्लड के फंक्शंस। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या उठाएंगे, मेरे ख्याल से स्केलेटल टिश्यू उठाएंगे। तो उसके बाद नर्व्स पढ़ना है, आप घर में याद कीजिए। तब तक खुदा हाफिज़।